हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने बेसल 3 नॉर्म्स देखा था। एक स्टूडेंट की क्वेरी आ गई थी कि बेसल नॉर्म्स को थोड़ा और डेप्थ में बताइए। तो चलिए पहले आज हम लोग बेसल नॉर्म से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो बेसल जो है वो आपका स्विट्ज़रलैंड का एक सिटी है। और यहाँ पे हुआ क्या था कि पूरे वर्ल्ड के हर एक नेशन के जो भी यूएन के मेंबर्स हैं, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी मेंबर्स हैं, उन देशों के सेंट्रल बैंक्स, जैसे कि इंडिया में आपका आरबीआई हो गया, तो सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर की मीटिंग हुई और इसमें जो है बैंकिंग से रिलेटेड रिफॉर्म्स लाने के लिए बात की गई कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं जिससे कि बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंकिंग सिस्टम जो है वो कोलैप्स ना हो। तो इस रिफॉर्म्स की बातें की गई हैं और इन रिफॉर्म्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बने थे उनको हम लोग बेसल नॉर्म्स के नाम से जानते हैं। तो अब तक जो है वो 3 मीटिंग ऐसी हुई है और फर्स्ट मीटिंग जो है वो आपका 1988 में हुआ था, सेकेंड जो है वो आपका 2004 में हुआ और थर्ड जो है वो आपका 2010 में हुआ। तो आपका पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपको बस केवल 2010 ध्यान में रखना है कि अभी जो है वो 2010 वाला हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का जो लास्ट ये दिया गया था वो आपको दिया गया था कि 31 मार्च 2019 तक ये इम्प्लीमेंट कर देना है। तो लास्ट टाइमलाइन जो है वो आपका 31 मार्च 2019 था। चूँकि ये अभी अभी जस्ट बीते हुए हैं तो इस वजह से मे बी की क्वेश्चंस वगैरह रह सकते हैं बेसल 3 नॉर्म्स से। और इसमें आपको कहा क्या गया था, अर्थात इसमें बेसल 3 नॉर्म्स में क्या क्या बातें कही गई। तो पहली बात जो थी वो हमें कही गई कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करना है, अर्थात पूंजी पर्याप्तता अनुपात। मतलब कि पूंजी जो है आपके पास जो कैपिटल है उसको कुछ हद तक मेंटेन करने की बात की गई थी और ये कितना, तो 9%, अर्थात टोटल बिजनेस का, बैंक की टोटल पूंजी का 9% जो है वो आपका पूंजी पर्याप्तता अनुपात के अंतर्गत आना चाहिए। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि ये 9% कैसे कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आपका उठता होगा कि ये 9% मेंटेन करने से क्या होगा। तो ये 9% मेंटेन करने से होगा क्या कि बैंक की स्टेबिलिटी स्ट्रांग होगी। 100% स्ट्रांग नहीं होगी बट कुछ हद तक ये स्ट्रांग होगी 9% मेंटेन करने से। तो इस वजह से इसको 9% मेंटेन करना होता है। ये बेसल 3 नॉर्म्स में ऐसा कहा गया है। मे बी कि बेसल 4 नॉर्म्स जो है उसमें ये 9% को बढ़ा करके कुछ और आगे कर दिया जाए। तो वो आगे की चीज़ है, वो हम लोग जब बेसल 4 नॉर्म्स आएगा तो उसमें हम लोग कवर करेंगे। अब चलते हैं ये 9% कहाँ कहाँ से कवर करने होते हैं। तो ये जो 9% है ये आपका टीयर 1 कैपिटल है, फिर एडिशनल टीयर 1 कैपिटल है और फिर टीयर 2 कैपिटल है। अर्थात टीयर 1, एडिशनल टीयर 1 प्लस टीयर 2, ये तीनों से मिला करके हमें टोटल 9% मेंटेन करना होता है। टीयर 1 में जो है वो आपको 5.5% है। ये परसेंटेज आपको नहीं याद करना है, ये बस ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 9% टोटल आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। तो एडिशनल टीयर 1 जो है वो आपका हो गया 1.5%, टीयर 1 हो गया 5.5% और टीयर 2 हो गया 2%। अब ये है क्या, टीयर 1 में क्या आएंगे, एडिशनल टीयर 1 में क्या आएंगे या फिर टीयर 2 में क्या आएंगे। तो चलिए अब इस पे देखते हैं। तो टीयर 1 में वैसे कैपिटल्स आएंगे, अर्थात वैसी पूंजी आएगी जो कि शेयर होल्डर से इकट्ठा की गई है। अर्थात जब बैंक स्टार्ट होता है तो उसे पूंजी की आवश्यकता होती है। उस टाइम कुछ लोग बैंक के शेयर्स लेते हैं, अर्थात उनकी भागीदारी होती है कि 25% भागीदारी मेरी रहेगी या फिर 50% इनकी रहेगी। इस तरीके से जो है उस टाइम इनिशियली आपको शेयर्स ये किए जाते हैं और वो लोग पूंजी ह्यूज अमाउंट में लगाते हैं। तो ये शेयर होल्डर्स की जो पूंजी है वो आपको 5.5% रहनी चाहिए। अब हम आते हैं टीयर 2 पर। तो टीयर 2 में आपको बॉन्ड्स रखे जाते हैं, अर्थात वैसे बॉन्ड्स जो कि बॉन्ड्स आप लोग समझ लीजिए सिंपली एक पेपर होता है, वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में बॉन्ड्स को कवर करेंगे। आप बॉन्ड को अभी सिंपली समझिए कि एक पेपर होता है जिस पर कि एक टाइम डिफाइन होता है कि इतने टाइम के बाद आपको इतना इंटरेस्ट के साथ ये अमाउंट दिया जाएगा। तो इस तरीके का एक पेपर होता है। तो ऐसे पेपर्स को जो है टीयर 2 में हम लोग काउंट करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, बॉन्ड्स विथ फिक्स्ड टर्म या फिक्स्ड टाइम कह सकते हैं, अर्थात वैसे बॉन्ड्स जो कि एक फिक्स टाइम के लिए जारी किए गए हैं। तो ऐसे कैपिटल्स को हम लोग 2% पर मेंटेन करना है।
अब हम आते हैं एडिशनल टीयर 1 पर, अर्थात एडिशनल टीयर 1 जो है 1.5% मेंटेन करना है। उसमें क्या क्या आएंगे, तो इसमें जो आएंगे वो आपको बॉन्ड्स ही आएंगे, लेकिन वैसे बॉन्ड्स जो कि बाद में आपको शेयर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अर्थात पहले तो वो बॉन्ड हैं, लेकिन आगे चल करके ये आपको मालिकाना हक भी दे सकते हैं, अर्थात बैंकिंग में शेयर आपको दे सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका 9% जिस तरीके से डिवाइड किया गया है। शेयर और बॉन्ड में जो सिंपली अंतर है वो ये है कि शेयर होल्डर्स जो हैं ये आपको कंपनी के घाटे और नुकसान दोनों में ही ये करेंगे, और बॉन्ड्स जो है वो आपको अगर फिक्स्ड कर दिया गया कि इतना % हम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, तो इनको ये घाटे नुकसान से मतलब नहीं है। और चूंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है तो इस वजह से यहाँ पर प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो ये था हमारा बेसल 3 नॉर्म्स। इतना डेप्थ नहीं जाना है, आप लोग बस ये याद रखिएगा कि बेसल 3 नॉर्म्स में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 9% मेंटेन करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और एक और चीज़ जो याद रखना है वो ये कि बेसल 3 नॉर्म्स जो है वो आपको बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। दैट्स इट। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं मनी सप्लाई अर्थात मुद्रा आपूर्ति। तो इसमें हम लोग मनी सप्लाई कह सकते हैं या फिर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। इसमें बेसिकली हम लोग मेजरमेंट ही करते हैं, अर्थात कितना जो करेंसी है, कितना मनी जो है वो हमारा सर्कुलेट कर रहा है किस सेक्टर में और कितने टर्म्स के लिए, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इस वजह से इसको ज़्यादातर जो है वो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई ही कहा जाता है, और हिंदी में इसे मुद्रा आपूर्ति का मापन। अब एक क्वेश्चन आपका ये भी उठता होगा कि हम लोग मुद्रा आपूर्ति का मापन करते क्यों हैं, आखिर ज़रूरत क्या है कि किस सेक्टर में कितना मनी या फिर कितने टाइम के लिए कितना मनी इन्वेस्ट हुआ है या फिर कब कितना मनी वापस आएगा इकोनॉमी में, ये सब हम करते क्यों हैं। तो इसके पीछे जो बेसिकली रीज़न जो हो जाता है कि इन सब के करने के पीछे जो रीज़न होता है वो हमारा होता है कि इसके द्वारा हम लोग पॉलिसी में चेंजेज लाते हैं, ताकि मतलब कि हमें इंटरेस्ट रेट कम करना है या ज़्यादा करना है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR या जितने भी आपके रेट्स हैं वो किस हिसाब से आपको कम करना है या ज़्यादा करना है, वो हमारा इसी पर डिसाइड किया जाता है। अर्थात मुद्रा आपूर्ति के मापन पर ही डिसाइड होता है कि हमें रेट्स को कम या ज़्यादा करना है। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है कि अगर रेट्स को हम कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा या फिर डिफ्लेशन वगैरह कंट्रोल किया जाएगा, मुद्रास्फीति या मुद्रा अस्फीति इन सबको नियंत्रित किया जाएगा। फिर और क्या हो सकता है, तो महंगाई को नियंत्रित किया जाएगा। तो इस तरीके से ढेर सारे कॉजेज आ सकते हैं। तो चलते हैं अब हम लोग कि इसमें कौन कौन से मेजरमेंट्स हम लोग बेसिकली करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग करते हैं वो आपका M0, M और बगल में छोटा सा एक शून्य या O कह सकते हैं, इसको हम लोग M0 कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन कंट्रोल करते हैं, अर्थात टोटल करेंसी जो भी आपका इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रही है, तो इकोनॉमी में जितना भी करेंसी आपका सर्कुलेट कर रहा है उसका कैलकुलेशन करके हम लोग M0 में रखते हैं। इसका मतलब क्या कि पब्लिक के पास जो भी आपको अमाउंट है, अर्थात लोगों के पास जितना भी पैसा है उसको हम लोग M0 में काउंट करते हैं। अब हम चलते हैं M1 में। तो M1 में क्या होता है कि M0 अर्थात पब्लिक की मनी, जो भी आपका पब्लिक के पास पैसा है, लोगों के पास जो भी पैसा है उसको, प्लस RBI के साथ जो डिपॉजिट्स हैं, RBI में जो आपको कमर्शियल बैंक पैसे रखे हुए हैं उसको, ये दोनों जोड़ करके हम लोग M1 बनाते हैं। तो ये जो है वो आपका रिवर्स रेपो रेट के अकॉर्डिंग ये रखा जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा M1 हो जाता है। M1 में आपका M0 आया प्लस डिपॉजिट्स इन RBI आया। अब हम चलते हैं M2 में। M2 में क्या हो जाता है कि M1 आएगा प्लस सेविंग्स डिपॉजिट, अर्थात जो भी डिपॉजिट्स लोगों के द्वारा सेविंग अकाउंट्स में, बैंकों में जो किए गए हैं, बैंक्स में जो आपको सेविंग अकाउंट में है उसको हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं। अर्थात M2 जो हो गया वो M1 प्लस डिपॉजिट्स इन सेविंग अकाउंट्स विद कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा M2। अब इन तीनों को M0, M1 और M2 इन तीनों को हम लोग संकुचित मुद्रा कहते हैं, अर्थात नैरो मनी। ठीक है, तो ये नैरो मनी इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कब क्या चेंजेज आएगा जल्दी डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि ये कभी भी पीक पर जा सकता है और कभी भी फॉल भी कर सकता है। हो सकता है कि आज जो है वो पैसे
बैंक में कम है और तुरंत बैंक में पैसे ज़्यादा आ सकते हैं। थोड़ा सा अगर रेट्स वगैरह में चेंजेस कर दिया जाए या इकोनॉमी में आपको अनस्टेबिलिटी देखने को आ जाए तो ये क्या होंगे कि ये पैसे बैंक में तुरंत पहुंच जाएंगे। तो इस वजह से जो है इसको हम लोग संकुचित मुद्रा में कहते हैं, अर्थात नैरो मनी। और नैरो मनी पर जो है आपको पॉलिसी जो है उतना डिसाइड नहीं किया जा सकता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है नैरो मनी पर हम लोग नहीं बिल्डअप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट जो है वो सब नैरो मनी पर नहीं की जा सकती हैं। अब हम चलते हैं M3 पर। तो M3 में क्या हो जाता है कि M2 अर्थात ये सब प्लस टाइम डिपॉजिट्स, अर्थात जो आपको बैंकों में पैसे रखे गए हैं या पोस्ट ऑफिस में जो पैसे रखे गए हैं एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के लिए, वो यहाँ पर काउंट हो जाते हैं। तो M3 में आपका M2 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, अर्थात जो आपका फिक्स टर्म के लिए जो पैसे डिपॉजिट्स किए गए वो यहाँ पे काउंट हो जाएगा। अब आते हैं M4 पर। तो M4 को हम लोग M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स, आपका टाइम डिपॉजिट्स या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, मतलब कि हर तरीके का डिपॉजिट्स जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो M4 जो है वो हमारा काफ़ी बड़ा होगा अमाउंट, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि M0 छोटा होता है, M1 उससे बड़ा, M3 उससे बड़ा, फिर M4 सबसे बड़ा। तो इस तरीके से ये जाता है। तो मे बी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं ब्रॉड मनी के कंसेप्ट पर। तो M3 और M4 इन दोनों को हम लोग ब्रॉड मनी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक फिक्स टाइम के लिए आपका ये लगभग फ्लक्चुएट नहीं करेगा, मतलब कि जितने टाइम के लिए आपने फिक्स किया है उतने टाइम तक तो ये पैसे वहाँ पे रहेंगे ही, तो इसमें फ्लक्चुएशन जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। तो इस वजह से ये जो ब्रॉड मनी वाले पैसे होते हैं, ये जो कैपिटल होती है, इसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या फिर जो भी मतलब कि लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करनी हो तो उसमें हम लोग इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा मनी सप्लाई, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग सिबिल का कंसेप्ट समझते हैं। सिबिल का आपका फुल फॉर्म जो हो गया वो आपका हो गया क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिबिल जो है ये आपको अगस्त 2000 में इसकी स्थापना हुई, तो ये आपको नहीं याद करना है, बस इसका फंक्शन देख लेना है कि ये काम कैसे करता है। तो सिबिल जो है ये आपको इंडिया का फर्स्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसी है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इंडिया का फर्स्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसी है। नाम से ही क्लियर है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन, अर्थात क्रेडिट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे। तो क्रेडिट मतलब उधार, अर्थात लोन। किसी व्यक्ति ने या किसी कंपनी ने या किसी फर्म ने लोन लिया हो तो उसके बारे में सिबिल जो है इंफॉर्मेशन देगा। तो इंफॉर्मेशन देगा कहाँ से? तो पहले ये इंफॉर्मेशन एकत्र करेगा, तभी जाकर के ये इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन एकत्र करने वाली एक कंपनी है जो कि केवल उधार का इंफॉर्मेशन एकत्र करती है। तो ये इसके पास ये इंफॉर्मेशन देगा कौन? तो इसे बैंक्स ही इन्फॉर्म करते हैं, अर्थात बैंक्स सिबिल को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई हमने इस व्यक्ति को इतना अमाउंट लोन दिया है। तो ये सिबिल जो है इनका खाता मेंटेन करता है। ये एक अकाउंट बना देगा कि इस व्यक्ति का, जिसका कि पैन नंबर ये है, उसने इतने लाख रुपए का अमाउंट जो है इस बैंक से लोन ले रखा है। बस सिबिल का इतना ही मेन काम है। अब इसके बाद क्या होता है? सपोज कीजिए कि ये व्यक्ति जो व्यक्ति बैंक से लोन लेने गया, यहाँ पर मैं ए कर देता हूँ, ये व्यक्ति बैंक से लोन लेने गया, ये आपको अपना ज़मीन का कागज़ दिखाया, ठीक है, और ज़मीन का कागज़ दिखा करके ये 5 लाख का लोन ले लिया, ठीक है। अब ये कर क्या सकता था कि ये यहाँ पर बैंक्स तो आपके पास बहुत सारे हैं, सपोज कीजिए SBI हो गया, PNB हो गया, कैनरा बैंक हो गया, या HDFC, ICICI, बहुत सारे बैंक हैं, 2530 बैंक हैं। तो ये क्या कर सकता है कि अब SBI से ये लोन ले लिया 5 लाख का। अब इसके बाद वही पेपर्स लेकर के ये PNB के पास गया और PNB से कहेगा कि हमें 5 लाख का लोन चाहिए, ये मेरा पेपर है और आप हमें लोन प्रोवाइड कर दीजिए, हम आपको 10 साल के बाद रिटर्न करेंगे। तो अगर सिबिल नहीं होती या जब सिबिल नहीं था
तब क्या होता था कि वही पेपर देख करके और पीएनबी भी आपको लोन प्रोवाइड कर देता था। तो इससे क्या हो जाएगा कि एक ही पेपर दिखा करके वही व्यक्ति जो है 20 बैंक से उतना ही अमाउंट का लोन ले लिया और उसके बाद वहां से वो रफू चक्कर हो गया। अब क्या हुआ कि बैंकिंग सेक्टर को मतलब कि काफ़ी बड़ा चूना लगा, कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसी वजह से बैंक्स वगैरह जो हैं सिविल को सारा इंफॉर्मेशन देते हैं। अब ये सिविल इंफॉर्मेशन एकत्र किया, अब इस इंफॉर्मेशन का सिविल करता क्या है। अब सपोज कीजिए कि एसबीआई ने इस व्यक्ति को आपको लोन दे दिया। अब इसके बाद एसबीआई ने इस व्यक्ति को लोन दे दिया। अब इसके बाद यही व्यक्ति जब आपको पीएनबी को अप्रोच करेगा तो पीएनबी क्या करेगा कि ठीक है, हम आपका पेपर जो है देख रहे हैं, आपको हम 2 दिन के बाद इन्फॉर्म करेंगे कि हम आपको लोन दे सकते हैं कि नहीं। अब इस 2 दिन के टाइम पीरियड में ये क्या करेगा कि ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा सिविल को। अब सिविल से ये पूछेगा कि भाई इस व्यक्ति का आदमी मेरे पास लोन लेने आया है और उसकी ये रिक्वायरमेंट है, उसका ये पैन नंबर है, ये चीज़ वो सिविल को बताएगा। सिविल अपने रिकॉर्ड्स में देखेगा तो वहाँ से उसे पता चल जाएगा कि अरे ये व्यक्ति तो पहले से ही एसबीआई में लोन ले रखा है और इसी पेपर पर। तो फिर वो पीएनबी को इन्फॉर्म करेगा और पीएनबी जो है इस व्यक्ति को लोन देने से फिर मना कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही चीज़ के लिए वो आपको मल्टीपल बैंक्स से लोन नहीं ले सकता है। तो इससे क्या होगा बेनिफिट कि बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स नहीं हो पाएंगे। तो ये सिविल ऐसे फंक्शन करता है। तो आपको याद क्या रखना है, तो सिविल से आपको बस ये याद रखना है कि ये इंडिया का फर्स्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस आपको याद रहे इस वजह से मैं थोड़ा सा डिक्टेट कर दिया हूँ कि ये ऐसे काम करता है। अब इसके बाद जो है आपको एक चीज़ जो याद रखनी है वो आपको नरसिम्हन कमेटी याद रखनी है। तो इसमें आपको बस यही क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि नरसिम्हन कमेटी किस सेक्टर से संबंधित है, तो आपका सिंपली आंसर होगा बैंकिंग सेक्टर से। तो नरसिम्हन कमेटी 1 आई थी और नरसिम्हन कमेटी 2 आई थी, तो इसे ध्यान में रखना है। और नरसिम्हन कमेटी 1 का जो रिकमेंडेशन था, इसने रिकमेंड किया था कि CRR और SLR इन दोनों को रिड्यूस करना चाहिए ताकि आपको इकोनॉमी में करेंसी का फ्लो बढ़ेगा। करेंसी का फ्लो जब बढ़ेगा तो फिर बैंक्स जो हैं वो लोन देने के लिए ये हो जाएंगे और फिर वो लोन जो पब्लिक लेंगे वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या फिर जहाँ भी खर्च करेंगे तो उससे उनकी आपको परचेजिंग पावर बढ़ेगी और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लास्टली जा करके इंडिया का इकोनॉमी या फिर GDP बूस्ट करेगा। तो ये इसके पीछे कंसेप्ट था। तो बस आपको ये याद रखना है कि नरसिम्हन कमेटी जो है ये आपको बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड थी, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।